Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. In this video, we are going to do chapter number 8 reproduction question answers in serial wise order. इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन. आई गारंटी अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. मैंने बहुत सारे बच्चों से ऐसे सुना है कि हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर हमारे तब भी नहीं आते हैं. तो उसका रीज़न क्या है कि या तो आप सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हो, जिसकी वजह से आपका लिंक नहीं बन पाता है क्वेश्चंस के बीच में. जब भी कभी एग्जामिनर डालते हैं क्वेश्चन, वो आपके चैप्टर में से ही डालते हैं, वो जस्ट लैंग्वेज को घुमा देते हैं. उस चीज़ को समझने के लिए आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंडिंग तक करने होते हैं. अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप ईजिली उसको अटैम्प्ट कर पाओगे. सो इस वीडियो के अंदर आप सारे क्वेश्चन आराम से करो. दिस इज़ पार्ट ए. पार्ट बी के अंदर हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन. सबसे पहले आपने अपने आप में बिलीव करना है कि हम अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं. सबसे पहले आपके अंदर वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. Question number 1, define reproduction. It is a process of producing new organism from existing organism of the same species. जो existing organism होंगे जब वो birth देते हैं new organism को, इस process को हम बोलते हैं reproduction. Why reproduction is important? ये important क्यों है? First, क्योंकि continuation of life जो है वो continue रहेगी. Second, adding of new species. नई species जो है वो add on होती रहेंगी. थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनकी जगह न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी जगह ले लेंगे. फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वेरिएशन होते हैं चेंजेस, तो चेंजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते जाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन प्रोसेस से पॉपुलेशन कैसे स्टेबल हो सकती है. ना ही वो ज़्यादा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ना ही वो कम होगी. ऐसा क्यों? बिकॉज जो रेट ऑफ बर्थ है वो रेट ऑफ डेथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. बिल्कुल इक्वल नहीं होता कि जैसे 10 की डेथ होगी 10 का ही बर्थ होगा, ऐसा नहीं होता है. अप्रॉक्सीमेटली लाइफ जो है ऐसे कंटिन्यू रहेगी. रिप्रोडक्शन प्रोसेस से स्टेबिलिटी बनी रहती है पॉपुलेशन के अंदर. Question number 4, write down the types of reproduction. Asexual reproduction, it is a production of offspring by single parent. अगर single parent से offspring जो है वो produce होता है उसको बोलते हैं asexual reproduction. For example, binary fission in amoeba, budding in hydra. सेकेंड है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय टू पेरेंट्स. अगर टू पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं इसको बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स. अगर आपको वहाँ पे एग्जांपल लिखने के लिए नहीं भी बोला तब भी आपने वहाँ पे एग्जांपल्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट है इट इज़ यूनिपेरेंटल. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जैसे कि अभी हमने किया था ये यूनिपेरेंटल है, देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ बाई पेरेंटल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज़ ओनली वन पेरेंट, सो उसी के ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन होंगे. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो टू पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स होंगे वो इनहेरिट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे. थर्ड, गेमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड. और इधर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमीट्स आर फॉर्म्ड. गेमीट्स जो होते हैं मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट है तो उसके अंदर गेमीट्स नहीं होंगे, सेक्सुअल के अंदर गेमीट्स फॉर्म्ड होंगे. अगर गेमीट्स नहीं फॉर्म होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो फोर्थ पार्ट में नो फर्टिलाइजेशन आकर, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर गेमीट्स फॉर्म हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फिफ्थ पार्ट, द प्रोजेनी एंड पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जो प्रोजेनी होगी नेक्स्ट जनरेशन वो पेरेंट के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, बिकॉज वहाँ पे उनके जीन्स बहुत मैच करेंगे क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोजेनी जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट है. कुछ करेक्टर्स एक पेरेंट से आएंगे, कुछ करेक्टर्स दूसरे पेरेंट से आएंगे, तो वो जीन्स जो होंगे वो मैच नहीं करेंगे कम्प्लीटली एक पेरेंट से. फॉर एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग ऑफ हाइड्रा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमंस और ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं, आप इससे देख के घबराओ मत. ये सारे वर्ड्स जो हैं एक एक करके हम आगे समझेंगे विद पिक्चर्स.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि क्या फ़ायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन्स के, बिकॉज उसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे, नए नए जीन्स बनेंगे, नए डीएनए की कॉपी बनेगी, जिसकी वजह से जो स्पीशी है उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर जो होता है ऑर्गेनिज्म वो एक सेल से बना है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़, कि वेरिएशन जो है वो कैसे हेल्पफुल है स्पीशीज़ के लिए। वेरिएशन जो है होते हैं उसका मतलब है चेंजेस आते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसकी वजह से सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। अगर हम पुरानी जनरेशन के एग्जैक्टली कॉपी होंगे तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारे ऐसे रीजंस के कारण हम लोगों की जो स्पीशीज़ हैं, जो नई जनरेशन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो वेरिएशन आने की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाए, बहुत डाउन चले जाए, या और कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, उसके अंदर भी नए जनरेशन सर्वाइव कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इस चेन पे बेस्ड है, ये जो है अगर आप कर लोगे तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व आउट हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हाइडिटी के अंदर भी हैं। अगर आपने वो करने हैं तो हाइडिटी के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप वहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे है एक सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस। सो सेंटर में यहाँ पे नेक्स्ट हमने बनाया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो ये ग्रीन पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। एक न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम एक क्रोमोसोम देखते हैं जो किससे बना हुआ है, डीएनए से, यानी डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो एक लॉन्ग चेन होती है, एक लंबी सी ऐसे डीएनए की चेन होती है जो कि क्रोमोसोम बनाती है। और अगर हम डीएनए का एक पार्ट देखें, एक स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, उसको बोलते हैं जीन। तो जीन कहाँ पे है, डीएनए में। डीएनए किससे बनता है, लॉन्ग चेन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए के कॉपी की कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो अगर डीएनए कॉपी करेगा तो उससे जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। जो भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आते हैं, वो ट्रांसफ़र कौन कराता है, डीएनए। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। इसी की वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आते हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते पिछली जनरेशन के, थोड़े बहुत चेंजेस डीएनए के, क्योंकि आप देखो कितनी लंबी चेन होती है डीएनए की, बहुत बड़ी। थर्ड जो है, इट मेंटेन्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। इसकी वजह से लाइफ जो है कॉन्टीन्यू रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आती जाएगी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है रिप्रोडक्शन का। सो फर्स्टली सबसे पहले वही चीज़ें जो आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी कि ये ट्रांसफ़र करवाता है कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरी चीज़ इसके कारण वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अगर चेंजेस आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देन उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, वो सर्वाइव कर पाएंगे ईजिली एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, मोड्स हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फिजन। ये सारे वर्ड्स एक एक करके डायग्राम्स के साथ, फिगर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ हम करने वाले हैं इसको एक एक करके, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ फिजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर देन 2 सेल्स इज कॉल्ड फिजन। सो यहाँ पे जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है 2 या उससे ज़्यादा सेल्स में, उसको बोलते हैं फिजन। अब फिजन जो होती है 2 टाइप्स की होती है, वन इज़ बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज़ मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन बाइनरी फिजन। पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है 2 आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स में, उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब 2, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। अब ये एग्जाम्पल है अमीबा का। अब यहाँ पे अमीबा के स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा, मतलब उसका जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा।
सेल जब डिवाइड हो जाएगा वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा और दो न्यू डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन मल्टीपल फिजन. Parent organism divide into two many organisms at the same time is called multiple fission. It is clear from the name कि एक parent organism जो है बहुत सारे organisms में divide होगा एक ही time पर, उसको बोलते हैं multiple fission. For example, plasmodium. अब एग्जाम्पल है ये मल्टीपल फिजन का, जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम बनाया हुआ है, सेंटर में है उसके न्यूक्लियस. तो सबसे पहले पेरेंट सेल में जो न्यूक्लियस होगा, अब वो एक से बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा. मैनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन द सिस्ट. तो बहुत सारे यहाँ पे होंगे. सिस्ट जो होता है बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री ब्रेक होगी और डॉटर सेल्स आर रिलीज. तो बहुत सारे सेल बनेंगे एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन जो है उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके टू पार्ट्स में कन्वर्ट होगा. मल्टीपल फिजन के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे उसके. सेकंड, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. सो बाइनरी फिजन तभी हो सकता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, जो उसको चाहिए डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस को, अगर वो प्रोवाइड होगा तब भी वो डिवीजन पॉसिबल है. मल्टीपल फिजन कैन अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं भी होगी तब भी मल्टीपल फिजन पॉसिबल है. बाइनरी फिजन जो है उससे दो इंडिविजुअल्स बनेंगे और मल्टीपल फिजन से बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे. बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. Question number 17, define fragmentation. Multicellular organism divides into two or more fragments is called fragmentation. अगर कोई multicellular organism जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है वो डिवाइड होगा दो या उससे ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा. अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे बना रखे है स्पायरोगायरा. यहाँ पर ये जो होगा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3. तीनों जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्से जो हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे और हर एक पार्ट एक अपने आप में इंडिविजुअल बन जाएगा. जो फ्रेगमेंट 1 है वो खुद एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, फ्रेगमेंट 2 एक कंप्लीट मैच्योर फ्रेगमेंट बन जाएगा और थर्ड भी ऐसा ही. इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन रीजनरेशन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर कट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएगा? आफ्टर कट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म. पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कट होकर फिर वो अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में कंप्लीट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. अब रीजनरेशन को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. ये जो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, इसके अंदर पेरेंट प्लेनेरिया देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. अपर पार्ट, मिडल पार्ट और नीचे वाला बॉटम. तीनों पार्ट डिवाइड हो गए. इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेनेरिया. 3 फ्रेगमेंट्स बन गए. अब ये तीनों फ्रेगमेंट्स जो हैं अपने आप में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएंगे. यानी कि ये 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं. ये जो फ्रेगमेंटेशन है और रीजनरेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, आपस में मिलता है. रीजनरेशन के अंदर भी यही होता था कि वो कट होगा, डिवाइड होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, और फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी यही है कि फ्रेगमेंट्स बनेंगे और अपने आप में कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएंगे. Question number 19, can you think of reason why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप ये रीज़न बता सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टी सेलुलर है, जो जिनकी बॉडी बनी है मल्टीपल सेल्स से, वो रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स को नहीं बना सकते. इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं. सो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, बहुत ही स्पेशलाइज सेल होते हैं. हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है. बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिलके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो मर्ज होके बनाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को. यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनकी जो बॉडी होती है हाईली स्पेशलाइज्ड होती है. हर एक ऑर्गन का अपना काम होता है. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट. तो ऐसा नहीं है कि अपने बॉडी पार्ट को कट किया और एक नए इंडिविजुअल को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया. इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिनका हर एक सेल जो है अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है.
Now question number 20, define budding. The parent cell develops an outgrowth at its body, nucleus cell divides and finally separate from the parent body. न्यू सेल इज कॉल्ड बड. अब यहाँ पे जो पेरेंट सेल होगा उसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ शो होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवाइड होने स्टार्ट होंगे और फाइनली वो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा, अपने आप को सेपरेट कर लेगा और जो ये न्यू सेल बना है उसको हम बोलेंगे बड. ये पॉसिबल होता है हाइड्रा के अंदर. अब हाइड्रा के दो है ऑप्शंस में, रीजनरेशन भी करता है हाइड्रा और बडिंग भी. अब यहाँ पे बडिंग को समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ. ये हाइड्रा है. यहाँ पे फर्स्ट जहाँ पे पिक्चर बनी है वहाँ देखो, यहाँ पे एक आउट ग्रोथ डेवलप होगी, एक आउटर ग्रोथ शो हो रही है. उसके बाद वो थोड़ी सी ग्रोथ और इंक्रीज़ होगी, थर्ड में वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, फोर्थ वाले में जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाएगा वो अपने आप को सेपरेट कर लेगा पेरेंट बॉडी से. इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होती है इसको बोलते हैं बडिंग और ये किस में होती है? हाइड्रा में. Now question number 21, define vegetative propagation. New plants are obtained from a part of the parent plant such as root, stem and leaves. This is known as natural vegetative propagation. अगर हम न्यू प्लांट बनाते हैं पेरेंट प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से या लीव से, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है. इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और ऐसे एक साथ भी आ सकते हैं. लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, रूट्स का है जिंजर, टर्निप और स्टेम का है रोज. अब यहाँ पे ब्रायोफाइलम जो है लीफ का एग्जाम्पल, उसके लिए ये पिक्चर है. लीफ को देखो सिर्फ सॉइल के अंदर लगाया और उसी से ही जो है साइड में प्लांट्स बन के निकल के आए हैं और इन प्लांट्स के अपने रूट्स हैं. अगर हम उसको अलग से लगा देंगे सॉइल के अंदर तो ये एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएंगे. सिर्फ लीव से ही हम लोग न्यू प्लांट बना सकते हैं. एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. Now question number 22, define artificial vegetative propagation. The property of vegetative propagation is used in cutting, layering and grafting is called artificial vegetative propagation. So it is clear from the name, artificially जो करवाया जा रहा है, जो ग्रो करवा रहे हैं न्यू प्लांट, हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं. कट करके हम किसी भी पार्ट को उसको कहीं और सॉइल में लगा देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा. लेयरिंग का मतलब क्या होता है? किसी की भी एक ब्रांच सॉइल के अंदर हम लगा देंगे तो वो जो लेयर है, जो स्टेम है, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा. या फिर ग्राफ्टिंग, एक पार्ट, एक स्टेम को कट करके दूसरी स्टेम को कट करके दोनों को जोड़ के भी हम कर सकते हैं. तो ये आर्टिफिशियल तरीके होते हैं नए प्लांट्स को बनाने के. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन एंड ग्रेप्स. अब जो मैंने आपको अभी समझाया इसको समझते हैं इमेज के साथ. यहाँ पे देखो एक ब्रांच है, उसको कट नहीं किया गया, उसको वैसे ही जस्ट फोल्ड करके नीचे सॉइल की तरफ मोड़ दिया गया, डायरेक्शन दे दी गई और उससे जो है एक नया प्लांट जो है जनरेट हो जाएगा. नेक्स्ट देखो ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है. उसके अंदर एक स्टेम को कट किया, दूसरी स्टेम को कट करके उसके ऊपर फिक्स किया गया और उसको बांध दिया गया, रैप किया गया और वहाँ से जो है एक न्यू प्लांट जो है जनरेट होगा जिसके अंदर दोनों के करैक्टर्स होंगे, दोनों स्टेम्स के. अगर हमने अलग अलग लिए हैं, अगर सेम लिया होगा तो सेम वैसे ही न्यू जो है प्लांट बनेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इसके क्या फ़ायदे हैं अगर हम इस तरीके से प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाते हैं? पहला ये कि ये उन प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है जिसके अंदर सीड्स नहीं होते, क्योंकि आपने देखा ना इसके अंदर स्टेम, रूट, लीव्स, इन पार्ट्स को यूज़ करके हम लोग न्यू प्लांट बना रहे हैं. तो ये बहुत हेल्पफुल है उनके लिए जिनके अंदर सीड्स ही नहीं होते. सेकेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. बहुत ही कम समय में आप काफ़ी सारे प्रोडक्शन जो है न्यू प्लांट्स बना सकते हो. थर्ड, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड ऑफ वेरियस प्लांट विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी. अभी आपने ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल देखा था जिसमें एक स्टेम को दूसरी स्टेम के ऊपर फिक्स करके हमने जो है रैप किया था. तो हम ऐसा करके सिर्फ अपनी चॉइस के जो हमें पसंद है वैसे वाले प्लांट्स जो हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी के बना सकते हैं. तो ये हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट्स होंगे जिसमें मिक्सिंग होगी, दो तरीके के जो हमें करैक्टर्स पसंद होंगे वो न्यू प्लांट्स में हम लोग बना सकते हैं.
Now question number 24, why is vegetative propagation practiced for growing some type of plant? ये कुछ plants पे ही क्यों method apply होता है, सारे plants इससे grow क्यों नहीं किए जा सकते? Because ये उन पे liable है, उन plants पे किया जा सकता है जिनके seeds produce नहीं होते. अगर होते भी हैं तो उनसे हम next न्यू प्लांट्स नहीं बना पाते, तो उन प्लांट्स के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये मेथड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. स्पोर्स जो होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं, जो अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, उनको सनलाइट, वाटर, मिनरल, सॉइल ये सब कुछ मिल जाए, वो जर्मिनेट यानी ग्रो करना शुरू कर देंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा देंगे. ये एग्जांपल है राइजोपस का. अब स्पोर फॉर्मेशन के मेथड को समझते हैं उसके इमेज के साथ. अब यहाँ पर ये एग्जांपल है राइजोपस का. ये राइजोपस बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं. ये स्पोर्स जो हैं रिलीज़ होंगे एयर के अंदर और कहीं पे जाके जो है जब जाएंगे वहाँ पर गिरने के बाद अगर इन्हें प्रॉपर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, सॉइल सब कुछ मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो वहाँ पे ये ग्रो करेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसका बर्थ होगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था स्पोर फॉर्मेशन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. क्या ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन वाले मेथड से. सो यहाँ पे क्या है, जो स्पोर्स है उनके अराउंड एक लेयर होती है जो बहुत ही थिक होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है एडवर्स एक्सट्रीम कंडीशन में. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा या बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, वो स्पोर्स जो हैं उनका जो प्रोटेक्शन होगा वो उसकी लेयर करेगी. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगे तब वो स्पोर्स जो हैं ग्रो करेगा दोबारा से. तब तक के लिए वो वहीं पे जो है वैसे ही उसको कुछ भी नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा उसकी लेयर के कारण. इसीलिए बेनिफिट है ऑर्गेनिज्म को अगर वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. अब आप लोगों के लिए एक सजेशन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल या ये फिगर या एक्सेप्शन कुछ नहीं भी पूछा तब भी आपने साइंस के पेपर के अंदर ये सारे लिखने होते हैं. इससे जो है आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा. और जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल या एक्सेप्शन या ऐसे फिगर बनाओ तो पहली बात उसको कैपिटल लेटर्स में लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो हैं हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे हम पार्ट बी में करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.